स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। किसी जमाने की बात है, एक राज्य में प्रभाकर नाम का एक राजकुमार था। राजकुमार प्रभाकर बहुत ही जिद्दी किस्म का राजकुमार था। राजा की मौत के बाद अब राजगद्दी उसी के पास आ गई थी। राजकुमार के पास जब राज्य की बागडोर आ गई तो सभी मंत्रियों ने यह फैसला किया कि अगर राजकुमार ने राज्य की जनता के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो वो सभी राज दरबार को छोड़कर चले जाएंगे। महामंत्री प्रताप, जो कि अभी नौजवान ही था, लेकिन वो बहुत ही तेज दिमाग का आदमी था, उसने बाकी सभी मंत्रियों और दरबारियों से कहा, आप सभी लोग राज दरबार को छोड़ने का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और अपने अनुभव के आधार पर राजकुमार को सही रास्ते पर लेकर आइए, क्योंकि आप लोगों के चले जाने के बाद वो नए मंत्रियों को रखेगा और सभी नए मंत्री उसी के इशारे पर चलेंगे। इस तरह से तो हमारी प्रजा का और भी ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। सभी मंत्रियों को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने राजमहल को छोड़ने का ख्याल दिल से निकाल दिया। दूसरे दिन राजकुमार प्रभाकर ने अपने मंत्रियों से कहा कि मैं अपना खजाना देखना चाहता हूँ, मुझे इसी वक्त अपने साथ लेकर चलो। मंत्रियों को भला इस बात से क्यों इनकार होता। वे सभी राजा प्रभाकर को तहखाने में ले गए, जहां पर 7 कमरे थे और हर एक कमरे के दरवाजे पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था। पहले दरवाजे को छोड़कर जब मंत्री दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे तो राजा प्रभाकर बोला, इस पहले कमरे को आप लोगों ने क्यों छोड़ दिया। महामंत्री प्रताप ने कहा, महाराज, इस कमरे को रहने ही दीजिए, इसमें कोई खास चीज नहीं है। राजा ने कहा, अगर इसमें कोई खास चीज नहीं है तो इस पर इतना बड़ा ताला क्यों लगा है और इस कमरे को देखने में हर्ज ही क्या है। महामंत्री प्रताप बोला, महाराज, अगर इस कमरे में खजाना होता तो हम आपको जरूर दिखाते। प्रभाकर ने गुस्से में आकर कहा, यह अजीब बात है कि इसमें कुछ है भी नहीं और आप लोग इसे खोलकर दिखाना भी नहीं चाहते। मेरा आदेश है कि इस कमरे को खोला जाए, मैं इसे देखने के बाद ही आगे बढ़ूंगा। महामंत्री प्रताप ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ये आपके पिताजी की वसीयत थी कि इस कमरे को उस समय तक ना खोला जाए जब तक आपकी उम्र 40 साल की ना हो जाए, इसीलिए मेरी मानिए तो आप इस कमरे को मत खुलवाइए। राजा प्रभाकर ने पैर पटकते हुए कहा, मैं इस वसीयत को नहीं मानता, इस कमरे को फौरन खोला जाए। महामंत्री प्रताप ने उसकी जिद के आगे हथियार डाल दिए। कमरे का मजबूत ताला खुलवा दिया गया। राजा प्रभाकर जब कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि कमरे के फर्श पर बड़े ही सुंदर कालीन बिछे हुए थे। कमरे में रेशम के बड़े सुंदर पर्दे लगे हुए थे। उनके बीच में एक संगे मरमर से बनी हुई पत्थर की मूर्ति रखी गई थी। राजा प्रभाकर मूर्ति के सामने खड़ा हुआ तो उसे देखता ही रह गया। महामंत्री ने कहा, चलिए महाराज, अब हम वापस चलते हैं। ये तो एक मामूली सी मूर्ति है, इसे देखने से भला क्या होगा। राजा ने कहा, ये किस औरत की मूर्ति है। महामंत्री बोला, ये मोती नगर राज्य की राजकुमारी की मूर्ति है। राजा बोला, लगता है कि वो कोई बहुत ही सुंदर स्त्री है, मेरे पिताजी ने ये मूर्ति क्यों बनवाई थी। महामंत्री बोला, महाराज, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपके पिताजी उस राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, परंतु ये राजकुमारी एक जबरदस्त जादूगरनी भी है, इसीलिए आपके पिता इस राजकुमारी को नहीं पा सके। आखिरकार उन्होंने राजकुमारी की मूर्ति बनवाकर यहाँ पर रख ली और दिन में 2 बार इसे देखा करते थे। राजा प्रभाकर बोला, क्या ये राजकुमारी मुझे नहीं मिल सकती। महामंत्री ने कहा, महाराज, इस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब तक कई राजा, महाराजा और राजकुमार इस राजकुमारी तक पहुंचने के लिए गए, मगर उनमें से एक भी वापस लौट कर नहीं आया। क्या तुम भी उसके पास नहीं जा सकते। महामंत्री ने कहा, वहां पर जाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वापस आना तो असंभव है।
क्योंकि आज तक किसी को पता नहीं कि राजकुमारी वहां पर पहुंचने वालों को मार डालती है या फिर अपने जादू से उन्हें अपना गुलाम बना लेती है। राजा प्रभाकर ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम आज ही मोती नगर के लिए रवाना हो जाओ। मैं 1 हफ्ते तक तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगा। अगर 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी तुम वापस नहीं आए तो मैं अपनी सेना को लेकर मोती नगर पर हमला कर दूंगा और तुम्हें आजाद करवा लूंगा। महामंत्री बोला, अगर उसने मुझ पर अपना जादू कर दिया तो क्या होगा? राजा ने कहा कि हमारे दरबार में हीरा लाल नाम का एक दरबारी है जो जादू की काट जानता है। तुम उन्हें अपने साथ ले जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और फिर राजा प्रभाकर खजाना देखने की बजाय वहां से वापस चला गया और महामंत्री और दरबारी हीरा लाल को उसने मोती नगर की तरफ रवाना कर दिया। 3 दिन का सफर तय करने के बाद वे दोनों मोती नगर राज्य पहुंच गए। वहां पर पहरेदारों ने उन्हें नगर के दरवाजे पर रोक लिया और उनसे वहां पर आने का कारण पूछा तो वे दोनों बोले कि हम राजकुमारी से मिलना चाहते हैं। पहरेदारों ने महामंत्री से कहा, नौजवान, राजकुमारी से मिलोगे तो अपनी जान गंवा बैठोगे। हीरा लाल ने कहा, क्या कहा? हम लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे? अरे नादानो, तुम लोग हमें जानते नहीं हो। पहरेदारों ने कहा, अच्छा, अगर ये बात है तो आप लोग बड़े शौक से जा सकते हैं और वहां पर जाकर राजकुमारी के महल के दरवाजे पर रखे हुए नगाड़े को बजा दीजिएगा। वे दोनों नगर में दाखिल हुए और राजकुमारी के महल के बाहर पहुंच गए। महामंत्री प्रताप ने महल के बाहर रखे हुए नगाड़े को जोर जोर से बजाया। नगाड़े की आवाज सुनकर अंदर से कुछ दासियां दौड़ती हुई वहां पर आईं और सर झुकाकर कहने लगी, चलिए हजूर, राजकुमारी जी आपका इंतजार कर रही हैं। दासियों के साथ महल के अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि राजकुमारी तो उस संगे मरमर की बनी हुई मूर्ति से भी कहीं ज्यादा सुंदर थी। सुंदर चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, पतले पतले गुलाबी होंठ, लंबे लंबे काले बाल। राजकुमारी ने अपनी प्यारी और सुरीली आवाज में कहा, आप लोग मुझे देखने आए हैं या मुझसे शादी करने का इरादा रखते हैं? महामंत्री प्रताप बोला कि हम लोग शादी के इरादे से यहाँ पर आए हैं। राजकुमारी ने कहा कि मेरे 4 सवाल हैं। अगर आप लोगों ने उन सवालों के सही जवाब दे दिए तो मैं आपसे शादी कर लूंगी, लेकिन आपने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तो आपकी गर्दन काट कर पेड़ पर लटकवा दूंगी। वो देखिए सामने पेड़ पर। दोनों ने गर्दन उठाकर देखा तो कई कटे हुए सर एक पेड़ पर लटक रहे थे। हीरा लाल बोला, अरे मंत्री जी, देख रहे हो, लगता है हमारा सिर भी वहीं पर नजर आएगा। महामंत्री बोला, आप कुछ देर चुप रहिए। और फिर राजकुमारी ने कहा, जो आदमी 2-3 सवालों के सही जवाब देकर बाकी सवालों के गलत जवाब देता है तो मैं उसे अपनी जादू की विद्या से जानवर बना देती हूँ। वो देखिए सामने, वो तोता, मैना, बुलबुल और वो उधर गधा, कुत्ता, नीलगाय, ये सब असल में इंसान हैं, लेकिन मेरे सवालों के जवाब ना दे पाने के कारण जानवर बने हुए हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या इरादा है? प्रताप ने जवाब दिया, मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। राजकुमारी कहने लगी, शाबाश, चलिए पहले नाश्ता कर लीजिए। हीरा लाल बोला, नहीं राजकुमारी जी, ये नहीं हो सकता। मेरा अनुभव ये कहता है कि ऐसे मौकों पर इस तरह की चीज खिला दी जाती है कि मनुष्य अपनी बुद्धि खो बैठता है। इसीलिए पहले आप अपने सवाल जवाब कर लीजिए, उसके बाद ही नाश्ता पानी होगा। राजकुमारी हीरा लाल की ये बात सुनकर कहकहा लगाकर हंसने लगी और फिर बोली, ठीक है, चलिए आराम से बैठकर मेरे सवालों का जवाब दीजिए। ये कहकर उसने ताली बजाई। उसी वक्त 2 दासियां हाजिर हुईं और राजकुमारी ने उनसे कहा, हम लोगों के बैठने का इंतजाम किया जाए। दासियों ने तुरंत उनके बैठने के लिए शाही कुर्सियां लगवा दी। इसके बाद राजकुमारी और महामंत्री प्रताप आमने सामने बैठ गए। दासियां उनको पंखे से हवा करने लगी। राजकुमारी ने कहा, मेरा पहला प्रश्न, एक बड़ा सा पेड़ है जो सारी दुनिया पर छाया हुआ है। उसके पत्ते एक तरफ से काले और दूसरी तरफ से सफेद हैं।
वो पेड़ पूरे साल में एक बार मर जाता है और फिर फौरन ही वो जिंदा हो जाता है। बताओ वो पेड़ कौन है? हीरा लाल ने प्रताप के कान में कहा कि वो पेड़ एक गधा हो सकता है, क्योंकि गधे की पीठ काले रंग की होती है और नीचे से उसका पेट सफेद होता है। प्रताप ने नाराज होते हुए धीरे से कहा, क्या आप नशे में हैं? कहीं गधा भी 1 साल के बाद मरता है और फिर वो फौरन जिंदा भी हो जाता है? हीरा लाल ने कहा, जिस समय इस दुनिया में कोई गधा मरता होगा उसी समय दुनिया के किसी न किसी हिस्से में एक गधा पैदा भी तो जरूर होता होगा। राजकुमारी ने जब दोनों को बातें करते हुए देखा तो हीरा लाल से कहने लगी कि आप प्रताप को सलाह मत दीजिए, वरना मैं तुम्हें गीदड़ बनाकर इस पिंजरे में बंद कर दूंगी। हीरा लाल बोला, क्या मैं और गीदड़? नहीं नहीं, मैं किसी बब्बर शेर से कम नहीं हूं, इसलिए मुझे गीदड़ बनाकर मेरी बेइज्जती मत कीजिएगा। राजकुमारी ये सुनकर मुस्कुराने लगी। इसके बाद प्रताप ने कहा, राजकुमारी अब आप अपने प्रश्न का उत्तर सुनिए। उस पेड़ का नाम है 1 वर्ष यानी साल, जिसके एक तरफ के पत्ते सफेद हैं वो दिन है और काले पत्ते रात हैं। पेड़ का मर जाना यानी 1 साल का खत्म हो जाना और मरकर फौरन जिंदा हो जाना नए साल का पहला दिन है। राजकुमारी ये जवाब सुनकर बहुत ही खुश हुई और कहने लगी, अब मेरा दूसरा सवाल सुनो। एक समंदर जो सारी दुनिया को यहाँ तक कि हिमालय पर्वत को भी डुबो देता है, लेकिन एक देव जिसका ना मुंह है ना हाथ, वो उसे एक ही बार में पी जाता है। बताओ कि वो समंदर क्या है और वो देव कौन है? हीरा लाल हैरान होते हुए कहने लगा, महामंत्री जी, अब तो हमारी खैर नहीं, अब तो भलाई इसी में है कि कोई पिंजरा तलाश कर लो। राजकुमारी ने कहा, आप बिल्कुल चुप रहिए। महामंत्री प्रताप ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, वो समंदर है ओस, और सुबह सुबह के वक्त सारी दुनिया उसी में डूबी होती है। और वो देव है सूरज, जिसका ना मुंह है ना हाथ ना पैर, और फिर भी वो समंदर को यानी ओस को पी जाता है। राजकुमारी ने कहा, शाबाश। अब मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि मेरी 2 बहनें हैं और 19 दासियां। मैं चाहती हूँ कि मेरी आधी दासियां बड़ी बहन को मिल जाएं और बाकी की आधी दासियां मेरी छोटी बहन को मिल जाए। लेकिन ये ध्यान रखें कि किसी भी दासी के 2 टुकड़े नहीं होने चाहिए और किसी को भी दासियां कम या ज़्यादा ना मिलें। हीरा लाल ने कहा, यह सवाल तो बिल्कुल गलत है। 19 का आधा तो 9.5 होता है, इसीलिए एक दासी को तो जरूर ही काटना पड़ेगा। अगर नहीं काटा गया तो ये प्रश्न ही गलत है। महामंत्री प्रताप कहने लगा कि मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। राजकुमारी जी, आप अपनी 19 दासियों में एक दासी मेरी भी शामिल कर लीजिए। अब आपके पास कुल 20 दासियां हो गई। इनमें से आधी दासियां आप अपनी बहन को दे दीजिए, यानी 10 दासियां उसके पास चली गई। बाकी की आधी दासियां अपनी छोटी बहन को दे दीजिए। अब आपकी दोनों बहनों के पास बराबर बराबर दासियां हो गई, वह भी बिना किसी दासी को काटे। अब बंटवारा ठीक से हो गया तो आप मेरी एक दासी को मुझे वापस लौटा दीजिए। ये सुनकर तो राजकुमारी चौंक गई। उसे इस तरह के जवाब की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो सोचने लगी, अगर ये नौजवान इसी तरह से मेरे सवालों के जवाब देता रहा तो क्या होगा? क्या मुझे सचमुच इससे शादी करनी पड़ेगी? अभी राजकुमारी ये सभी बातें सोच ही रही थी कि महामंत्री प्रताप कहने लगा, राजकुमारी जी, आप अपना अगला प्रश्न पूछिए। राजकुमारी ने चौंक कर कहा, देखी हमने ऐसी रानी, आग लगे तो बरसे पानी। एक ऊंचा सा पहाड़ जिस पर कलियों की बहार, माली उसे तोड़ ना सके, मालन उसे गूंथ ना सके। हीरा लाल सवाल को सुनते ही परेशान हो गया, लेकिन महामंत्री प्रताप, जो कि बहुत ही होशियार और अक्लमंद आदमी था, मुस्कुराते हुए कहने लगा, सुनिए राजकुमारी जी, मोमबत्ती वो रानी है जिसे आग लगाते ही पानी बरसने लगता है, और वो ऊंचा सा पहाड़ यानी आसमान, और वो कलियां यानी के सितारे। इन कलियों को माली तोड़ नहीं सकता और मालन गूंथ नहीं सकती। राजकुमारी अपने इस सवाल का सही जवाब सुनते ही पसीने से भीग गई और दिल ही दिल में कहने लगी, अब क्या होगा?
सिर्फ एक ही सवाल बाकी रह गया है। अगर इसने उस सवाल का जवाब भी सही दे दिया तो मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि मेरी आज़ादी खत्म होने वाली है। अब मुझे इससे ऐसा सवाल करना चाहिए कि ये कभी भी उसका जवाब ना दे सके। ये सोचकर उसने कहा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि वो कौन सी बात है जिसे सुनकर एक बहरी लड़की भी खुश हो जाए। ये सुनकर हीरालाल का तो सिर चकरा गया। वो सोचने लगा कि आखिर बहरी लड़की कब से सुनने लगी। ये तो ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना ही बेकार है। लेकिन महामंत्री प्रताप मुस्कुराते हुए कहने लगा, राजकुमारी जी, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। लड़की चाहे कोई भी हो, वो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाएगी। और जहाँ तक उसके बहरे होने की बात है तो जरूरी नहीं कि लड़की की तारीफ मुंह से बोलकर ही की जाए। उसकी सुंदरता की तारीफ सिर्फ हाथ के एक इशारे से भी की जा सकती है। ये कहते हुए महामंत्री ने अपने हाथ के इशारे से राजकुमारी की सुंदरता की तारीफ भी कर दी। ये देखकर तो राजकुमारी शर्मा गई और कहने लगी, महामंत्री जी, आपके दिमाग की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। मंत्री के सही जवाबों को सुनकर वहां पर मौजूद दासियां भी हैरान थी। तब महामंत्री प्रताप ने कहा, बताइए राजकुमारी जी, अब हमारे लिए क्या आदेश है। राजकुमारी धीमी आवाज में बोली, अब तो मैं आपकी दासी हूँ, क्योंकि आपने मेरे सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए हैं और मुझे जीत लिया है। आपको इस बात की बहुत बहुत बधाई हो। हजारों आदमियों में से सिर्फ एक आप ही हैं जिसने मुझे हराया। महामंत्री प्रताप ने कहा, लेकिन राजकुमारी जी, मैंने आपको अपने लिए नहीं बल्कि हमारे राजा प्रभाकर के लिए हासिल किया है। अब आप उनकी रानी बनकर रहेंगी। राजकुमारी ने कहा, नहीं, हरगिज नहीं। आपने मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, इसीलिए आप ही मुझसे शादी कर सकते हैं। अगर राजा ने मेरे सवालों के जवाब दिए होते तो वो मुझसे शादी करते, तब मैं किसी दूसरे को ये अधिकार न देती। हाँ, अगर आपने मुझे पहले ही ये बता दिया होता कि यहाँ पर आप अपने राजा के लिए आए हैं और उन्हीं के लिए इन सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो बात कुछ और हो सकती थी। लेकिन आपने तो मुझे इस बारे में बताया ही नहीं था। प्रताप ने कहा, लेकिन राजकुमारी जी, मैं तो राजा साहब से ये वादा करके आया था कि आपके लिए राजकुमारी को लेकर आऊंगा, इसीलिए मैं आपसे शादी करके अपना वादा तोड़ नहीं सकता। राजकुमारी बोली, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है। हीरालाल, जो कि चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रहा था, वो कहने लगा, राजकुमारी जी, महामंत्री जी तो वैसे भी आपसे दूर ही रहना चाहेंगे, क्योंकि आपके दिल में तो इंसानों के लिए कोई दया की भावना नहीं है, क्योंकि आपने इतने सारे इंसानों को जानवर बनाकर पिंजरे में बंद करके रखा है। राजकुमारी ने कहा, अगर ये बात है तो मैं उन सब को दोबारा से इंसान बना दूंगी और आपके कहने पर मैं उन लोगों को आजाद भी कर दूंगी। प्रताप बोला, तो फिर मैं तो आपका हमेशा के लिए आभारी रहूंगा। राजकुमारी उसी समय मुस्कुराती हुई उठी, अपनी जादू की छड़ी को घुमाती हुई पिंजरों के पास गई और फिर उसने मंत्र पढ़ पढ़कर एक एक जानवर को छड़ी से छूना शुरू कर दिया। जिस जानवर को छड़ी लगती वो इंसान बन जाता और इस तरह से सारे जानवर इंसान बन गए। और इस तरह से प्रताप के कहने पर राजकुमारी ने सभी जानवरों को आजाद कर दिया। जब सभी लोग चले गए तब राजकुमारी ने कहा, महामंत्री जी, अब आप शादी करने के लिए तैयार हो जाइए। तभी हीरालाल बोला, राजकुमारी जी, मैं चाहता हूँ कि जादू की इस छड़ी को आप हमेशा के लिए बेकार कर दीजिए। राजकुमारी ने कहा, मैं इसे जमीन में गाड़ देती हूँ। प्रताप ने कहा, जी नहीं, आप इस छड़ी को हीरालाल को दे दीजिए। ये इस छड़ी को एक पत्थर से बांधकर समुद्र में डुबो देगा और फिर ये छड़ी कभी किसी के हाथ नहीं लगेगी। राजकुमारी ने वो जादू की छड़ी हीरालाल के हवाले कर दी। मैंने आपकी सभी बातें मान ली, अब तो आप मुझसे शादी कर लीजिए। प्रताप बोला, मैं राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। तभी एक दासी ने कहा, क्षमा कीजिएगा महामंत्री जी, आप कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ पर मेहमान बनकर रहिए और इस बारे में सोचिए। राजकुमारी ने अपने गले का एक हार निकालकर
उस दासी को इनाम दिया और फिर प्रताप और हीरालाल से कहने लगी कि आप दोनों हमारे शाही मेहमान खाने में आराम कीजिए, कुछ दिनों के लिए आप यहीं पर रहेंगे। प्रताप ने कहा, जी नहीं, हम आपको साथ लेकर फौरन वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि राजा प्रभाकर वहां पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन राजकुमारी ने उनकी एक ना सुनी और मजबूर होकर उन दोनों को महल के मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। इधर राजा प्रभाकर ने जब देखा कि 1 हफ्ता गुजर चुका है लेकिन प्रताप और हीरालाल अभी तक वापस नहीं आए, तो वो अपनी सेना को लेकर मोती नगर की तरफ रवाना हो गया। तीसरे दिन सेना मोती नगर के दरवाजे पर पहुंच गई और उसके राज्य पर हमला करने के लिए तैयार थी। जब राजकुमारी ने देखा कि दुश्मन देश की सेना उसके दरवाजे पर आ गई है, तो उसने अपनी सेना को युद्ध करने के लिए रवाना कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध शुरू हो गया। जब प्रताप को पता चला कि 2 सेनाओं में युद्ध शुरू हो गया है, तो वो दौड़ता हुआ महल के बुर्ज पर जा पहुंचा और देखा कि दुश्मन कौन है। लेकिन राजा प्रभाकर को देखते ही उसने राजकुमारी से कहा, इस युद्ध को रोक दीजिए, क्योंकि मैं राजा प्रभाकर को समझाना चाहता हूँ। राजकुमारी महामंत्री प्रताप को साथ लेकर सफेद झंडा लहरा देती है। झंडे को देखते ही दोनों सेनाओं ने युद्ध रोक दिया और फिर प्रताप नीचे उतरकर राजा प्रभाकर के पास गया और कहने लगा, महाराज, मैंने राजकुमारी के सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए, लेकिन वो कहती हैं कि जिसने मेरे सवालों के जवाब दिए हैं वही मुझसे शादी कर सकता है, कोई दूसरे आदमी को ये अधिकार नहीं है। राजा प्रभाकर ने आंखें निकालते हुए कहा, नमक हराम, धोखेबाज, राजकुमारी को देखते ही तेरी नीयत खराब हो गई। प्रताप बोला, नहीं महाराज, यहाँ की एक एक दासी इस बात की गवाह है कि मैं तो शादी करने से इनकार कर चुका हूँ और आपके लिए मैं राजकुमारी से लड़ रहा हूँ। दरबारी हीरालाल भी भागते हुए वहां पर पहुंचा और प्रताप की तरफ से बोलने लगा, लेकिन राजा प्रभाकर ने उन दोनों में से किसी की बात नहीं सुनी और कहने लगा, तुम लोग इसी समय मेरे साथ वापस चलो, मैं युद्ध करके इस राज्य को तबाह कर दूंगा और इस घमंडी राजकुमारी का घमंड मैं तोड़ दूंगा। ये कहकर उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने महामंत्री प्रताप को गिरफ्तार कर लिया। राजा प्रभाकर अपनी सेना के साथ वापस लौट गया। राजकुमारी ये सब देखकर उदास हो गई, क्योंकि उसकी शादी अब प्रताप से नहीं हो सकी और उसकी जादू की छड़ी भी उसके हाथ से जाती रही। बहुत देर तक वो बैठी बैठी कुछ सोचती रही। आखिरकार उसने अपनी 2 दासियों को बुलाकर ये आदेश दिया कि तुम दोनों भेष बदलकर राजा प्रभाकर के महल में जाओ और प्रताप की खबर लेकर जल्दी से जल्दी वापस आओ। अगर प्रताप का यहाँ वापस आने का इरादा ना हो तो तुम किसी तरह से वो जादू की छड़ी हासिल कर लेना। दासियां भेष बदलकर वहां से रवाना हो गई और वो राजा प्रभाकर के नगर में जा पहुंची। वहां पर उन दोनों ने ग्वालिनों का भेष बनाया और मटकों में दही लेकर शाही महल की तरफ चल दी। महल पर खड़े हुए पहरेदारों ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। वो दोनों सीधी महल में चली गई। दासियों ने बातें बना बनाकर इस बात का पता कर लिया कि राजा प्रभाकर ने प्रताप को नौकरों के कपड़े पहनाकर जंगल में छोड़ दिया है और दरबारी हीरालाल को देश निकाले की सजा दे दी है। दासियां सारा हाल मालूम करने के बाद वहां से वापस मोती नगर की तरफ चली गईं। उन्होंने राजकुमारी से सारी बात बताई। राजकुमारी बहुत ही परेशान हुई और सोचने लगी कि प्रताप जैसे होशियार और अक्लमंद नौजवान की ही मुझे तलाश थी। ऐसे आदमी के साथ जीवन बहुत ही अच्छी तरह से कट जाता है, लेकिन प्रभाकर जैसे के साथ एक दिन काटना भी बहुत ही मुश्किल है। और फिर उसे ख्याल आया कि जादू की छड़ी छिन जाने के कारण मेरी ताकत बहुत ही कम हो गई है। काश मेरी छड़ी मेरे पास होती। अब अगर राजा प्रभाकर ने मेरे राज्य पर हमला कर दिया तो मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकूंगी और वो मुझे जबरदस्ती यहाँ से ले जाएगा। वो मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी कर लेगा। इस विचार के आते ही उसका दिल कांप गया और वो अपने आप से कहने लगी, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं आज ही महामंत्री प्रताप की तलाश के लिए
जंगलों की खाक छानना शुरू कर देती हूँ। दूसरी तरफ दरबारी हीरा लाल को देश निकाला दे दिया गया था। वो बेचारा दूसरे नगरों में मारा मारा फिर रहा था। जेब खाली थी, खाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो कोई काम भी नहीं जानता था जिससे 2-4 पैसे कमा लेता। आखिर उसने सोचा कि बाजारों में मजमा लगाकर अपनी जादू की छड़ी से इंसानों को जानवर और जानवरों को इंसान बनाने का कमाल दिखाया करूंगा। इस तरह से सुबह से शाम तक कुछ रुपए जरूर कमा लूंगा। ये सोचकर उसने एक बड़े बाजार में खड़े होकर मजमा लगाया और लोगों से कहने लगा, भाइयों, मैं जादूगर तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी इंसान को जानवर बना सकता हूं और जानवर को वापस इंसान के रूप में ला सकता हूं। अगर विश्वास ना हो तो आप में से कोई भी मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए। भीड़ में से एक आदमी आगे आया और कहने लगा, तुम मुझे ऊंट बना दो तो मैं तुम्हें एक अशरफी इनाम में दूंगा। दरबारी हीरा लाल बहुत ही खुश हुआ। उसने छड़ी घुमाकर कहा, ओ आदमी, तू ऊंट बन जा। और वो आदमी ऊंट बन गया। ये कमाल देखकर भीड़ ने जोर जोर से तालियां बजाईं। और फिर एक मोटा आदमी आगे आया, कहने लगा कि मुझे हाथी बनाकर दिखाओ। हीरा लाल ने छड़ी घुमाकर उसे हाथी बना दिया। उसी समय वहां से उस नगर के राजा की सवारी जा रही थी। राजा ने पूछा, ये क्या तमाशा है? लोगों ने बताया कि एक आदमी इंसानों को जानवर बना रहा है। ये सुनकर वहां के राजा के मन में भी ये तमाशा देखने का शौक हुआ। मुझे तो लगता है कि इस आदमी ने अब तक जिन भी लोगों को जानवर बनाया है वो सब इसी के आदमी थे। अगर तुम मेरे मंत्री को शेर बनाकर दिखाओ तो मुझे विश्वास आएगा कि तुम सचमुच एक सच्चे आदमी हो। हीरा लाल के लिए भला ये कौन सा मुश्किल काम था। उसने छड़ी घुमाकर मंत्री को शेर बना दिया। राजा ने तुरंत गले से एक मोतियों का हार निकालकर हीरा लाल की तरफ उछाल दिया और कहा कि अब इन लोगों को तुम दोबारा से इंसान बना दो। हीरा लाल ने छड़ी घुमाकर कहा, वापिस इंसान बन जाओ। लेकिन ऊंट ऊंट ही रहा, हाथी हाथी ही रहा और शेर शेर ही रहा। हीरा लाल ने दोबारा से छड़ी घुमाकर कहा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब तो हीरा लाल बहुत ही सिटपिटाया और बार बार छड़ी घुमा घुमा कर शोर मचाने लगा, वापिस इंसान बन जाओ। लेकिन सब कुछ बेकार, कुछ भी नहीं हुआ। राजा ने जब ये हाल देखा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने हीरा लाल की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने हीरा लाल को गिरफ्तार कर लिया और उन जानवरों को रस्सी से बांधकर अपने महल की तरफ चल दिया। वहां जाकर राजा को मालूम हुआ कि जादू की छड़ी असल में मोती नगर की राजकुमारी की है और वही इस छड़ी के रहस्य को जानती है। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को मोती नगर के लिए रवाना किया ताकि वहां की राजकुमारी से वो ये प्रार्थना कर सके कि इन जानवरों को वापस इंसान बना दो। लेकिन जब मंत्री मोती नगर के महल में पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि राजकुमारी तो राज्य छोड़कर कहीं चली गई है और उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। मंत्री मायूस होकर वापस अपने शहर आ गया। उसने राजा से कहा कि महाराज, राजकुमारी तो लापता है। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि पूरे राज्य में ये ऐलान करवा दिया जाए कि कोई भी जादूगर यहाँ पर आकर इस छड़ी का रहस्य मालूम करे और इन जानवरों को दोबारा से इंसान बना दे। राजा को ये उपाय बहुत ही पसंद आया और उसने फौरन ही ये ऐलान करवा दिया। और फिर काली पहाड़ी पर रहने वाला घनश्याम जादूगर इस ऐलान को सुनकर तेजी से अपने घोड़े पर रवाना हुआ और राजा के नगर की तरफ चल दिया, क्योंकि ये छड़ी उसी की दी हुई थी। असल में जादूगर घनश्याम ने ही राजकुमारी को जादू की विद्या सिखाई थी और अब वो इस छड़ी को वापस पाना चाहता था। दूसरे दिन वो राजा के महल में पहुंचा और जादू की छड़ी हाथ में लेकर जानवरों के सामने खड़ा हो गया। उसने छड़ी को उल्टा घुमाया और बोला, वापस से इंसान बन जाओ। और वो तीनों इंसान बन गए। दरबारी हीरा लाल भी ये तमाशा देख रहा था। अब वो समझ चुका था कि छड़ी को उल्टा घुमाने से जानवरों को वापस इंसान बनाया जाता है। राजा ने जादूगर से कहा, मांगो, क्या मांगते हो? जादूगर ने कहा, महाराज, ये छड़ी आप मुझे दे दीजिए। ये सुनकर हीरा लाल घबरा गया और उसने बड़ी ही फुर्ती से बिजली की गति से वो छड़ी जादूगर के हाथ से झपट ली
और सर पर पांव रखकर दरवाजे की तरफ भागा। सिपाहियों ने उसका पीछा किया, लेकिन वो किसी के हाथ ना आया। महल से बाहर निकला तो पहरेदारों ने उसका पीछा किया। हीरालाल ने छड़ी घुमाई और चिल्लाकर कहा, सब जानवर बन जाओ। सारे पहरेदार जानवर बन गए। हीरालाल वहां से भाग गया। जादूगर घनश्याम भी उसके पीछे पीछे भागा। आखिरकार वो दोनों एक जंगल में पहुंच गए। वहां पर हीरालाल ने कहा, अगर तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे गधा बना दूंगा। जादूगर ने कहा, मुझ पर इसका कोई असर नहीं होगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो आजमा कर देख लो। हीरालाल ने छड़ी घुमाई और कहा, तू गधा बन जा। लेकिन घनश्याम तो घनश्याम ही रहा, वो गधा ना बन सका। अब तो हीरालाल बहुत ही परेशान हुआ और कहने लगा, देख भाई जादूगर, वैसे तो मैं ये छड़ी तुझे नहीं दूंगा। हाँ, अगर तू मुझे ये बता दे कि महामंत्री प्रताप और राजकुमारी इस समय कहाँ पर है और मुझे तू उनके पास पहुंचा दे, तो मैं ये छड़ी तेरे हवाले कर दूंगा। जादूगर घनश्याम ने अपनी जेब से एक आईना निकाला और उसमें देखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर तक आईने में देखने के बाद उसने फिर से कुछ मंत्र पढ़े और उसके बाद कहने लगा, सुनो हीरालाल, प्रताप और राजकुमारी दोनों एक ही जंगल में भटक रहे हैं और वो जंगल यहाँ से 50 मील के फासले पर है। अगर चलना है तो मेरे साथ घोड़े पर सवार हो जाओ। हीरालाल ने वो छड़ी अपनी कमर से बांधी और जादूगर के साथ घोड़े पर बैठ गया। कुछ देर का सफर तय करने के बाद वो दोनों उस घने जंगल में पहुंच गए। आईने की सहायता से उन्होंने राजकुमारी को तलाश कर लिया। बेचारी भूख और प्यास के मारे उसकी बुरी हालत थी। हीरालाल को देखकर राजकुमारी ने कहा, तुम्हारे महामंत्री प्रताप कहाँ पर है? हीरालाल ने कहा, घबराइए नहीं, वो भी इसी जंगल में हैं। हम तीनों मिलकर उन्हें तलाश कर लेंगे। हम दोनों भी यहाँ पर इसी काम के लिए आए हैं। जादूगर ने आईने की सहायता से प्रताप को भी तलाश कर लिया। उस वक्त प्रताप की बुरी हालत थी। उसकी हालत देखकर राजकुमारी की आंखों में आंसू भर आए। हीरालाल ने कहा, दोस्त ये क्या? प्रताप कहने लगा, कुछ ना पूछो भाई, इस जंगल में कई बार मैं जंगली जानवरों का शिकार होने से बचा हूँ। वो राजकुमारी से कहने लगा, राजकुमारी जी, मुझ जैसे बदकिस्मत आदमी की तरह आप इस जंगल में क्यों भटक रही हैं? राजकुमारी बोली कि आप मुझे छोड़कर चले गए और राजा प्रभाकर मेरा दुश्मन बन गया। खुद को उसके हाथों से बचाने और आपको हासिल करने के विचार से मैं अपने राज्य को छोड़कर यहाँ पर आई हूँ। प्रताप ने कहा, राजा प्रभाकर ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, लेकिन फिर भी मैं अपने वायदे से मुंह नहीं मोड़ना चाहता। मैंने तुम्हारे सवालों के जवाब सिर्फ उसी के लिए हल किए थे, इसीलिए तुमको सिर्फ उसके साथ ही जाना चाहिए। हीरालाल बोला, प्रताप, ऐसे दुष्ट राजा के लिए जिसने तुम्हारी वफादारी का ये इनाम दिया कि तुम्हें नौकरों के कपड़े पहनाकर जंगलों में भटकने के लिए छोड़ दिया और मुझे देश निकाला दे दिया, इस तरह के जालिम राजा के लिए तुम अपनी वफादारी दिखा रहे हो। बड़े ही दुख की बात है। जाओ, राजकुमारी का हाथ पकड़ो और मोती नगर की राजगद्दी पर बैठकर राज करो। घनश्याम जादूगर ने कहा, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। अगर राजा प्रभाकर ने आप लोगों को कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की या फिर मोती नगर पर हमला किया तो वो सारी जिंदगी पछताएगा। प्रताप अब तक चुप ही था। राजकुमारी ने घनश्याम जादूगर से कहा, मैंने आपसे जादू सीखा है, आप मेरे गुरु हैं। अब आप ही बताइए कि मेरा ये ऐलान था कि जो भी मेरे 4 सवालों के उत्तर देगा मैं उसी से शादी करूंगी। इन्होंने सवाल हल कर दिए, लेकिन ये कहते हैं कि मैंने ये काम राजा के लिए किया था और तुम्हें राजा के साथ ही जिंदगी गुजारनी होगी। क्या ये बात ठीक है? जादूगर ने कहा, राजकुमारी, ये तो बिल्कुल गलत है। प्रताप ने अपनी जान की बाजी लगाकर ये सवाल हल किए हैं, इसीलिए राजकुमारी से उसी की शादी होनी चाहिए, राजा प्रभाकर की तो हरगिज नहीं। और फिर इस तरह से समझा बुझाकर सबने प्रताप को इस बात के लिए मजबूर कर लिया और वो राजकुमारी से शादी करने के लिए राजी हो गया। फिर सभी लोग खुशी खुशी मोती नगर राज्य चले गए। वहां पर दासियों ने जब अपनी राजकुमारी को देखा तो बहुत ही खुश हुई। उस दिन हर घर में दिए जलाए गए, बच्चों में मिठाइयां बांटी गई। राजकुमारी ने 1 हफ्ते के बाद प्रताप से शादी कर ली और दूसरे दिन उसे राजगद्दी पर बिठा दिया। राजा प्रभाकर को
जब ये खबर मिली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने सेनापति को बुलाकर मोतीनगर राज्य पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। लेकिन सेनापति ने कहा, महाराज, दो बातें हैं। एक तो ये कि राजकुमारी की अब शादी हो चुकी है और दूसरा ये कि मोतीनगर एक छोटा सा राज्य है, उस पर हमला करना आप जैसे बड़े सम्राट को शोभा नहीं देता। राजा ने कहा, लेकिन मैं उस बदमाश प्रताप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम जल्दी से सैनिकों का एक दस्ता तैयार करो, मैं उन्हीं के साथ मोतीनगर जाऊंगा। सेनापति ने आदेश पाकर सेना की एक मजबूत टुकड़ी को तैयार किया और दूसरे दिन राजा अपनी सेना के साथ मोतीनगर के लिए रवाना हो गया। तीसरे दिन लंबा सफर तय करने के बाद राजा प्रभाकर प्रताप के पास पहुंचा। प्रताप उसे पूरे सम्मान के साथ बिठाना चाहता था, लेकिन राजा ने राजकुमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आया, मुझे राजकुमारी चाहिए। अगर ये नहीं मिल सकती तो मैं तुम्हारा सिर काट कर यहाँ से ले जाऊंगा। वहीं पर मौजूद घनश्याम जादूगर कहने लगा, राजकुमारी का हाथ आपके हाथ में देने से बेहतर है कि हम उसे जान से मार दें, लेकिन अगर आप अपना आधा साम्राज्य प्रताप को दे दें तो राजकुमारी आपको मिल सकती है। राजा प्रभाकर ने अपना आधा साम्राज्य प्रताप को देने का वादा कर लिया और दूसरे ही दिन अपना आधा राज्य उसके नाम लिख दिया और अपनी आधी सेना और आधा खजाना भी उसके हवाले कर दिया। फिर घनश्याम जादूगर ने राजकुमारी को बुलाया और राजा प्रभाकर को सौंप दिया। राजा ने वापस जाने से पहले घनश्याम जादूगर को भी अशर्फियों से भरी हुई थैली दी। राजा प्रभाकर राजकुमारी को लेकर खुशी खुशी अपने महल में आ गया और कहने लगा, मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत अदा करके हासिल किया है। राजकुमारी बोली, आपने बहुत ही महंगा सौदा किया है। राजा ने कहा, वो कैसे? तब राजकुमारी बोली, आपने राजकुमारी की पत्थर की मूर्ति को पसंद किया था, इसीलिए अपने आधे साम्राज्य के बदले में आपने पत्थर की राजकुमारी को ही हासिल किया है। प्रभाकर घबराकर कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो? तब उसने ध्यान से देखा कि जिसे वो राजकुमारी समझ रहा था, असल में वो एक पत्थर की राजकुमारी थी, जो जादू के असर से चल फिर भी रही थी और बोल भी रही थी। असली राजकुमारी तो प्रताप के साथ ही रह गई थी। प्रभाकर सिर पकड़कर रह गया, क्योंकि उसने अपना आधा साम्राज्य और अपनी आधी सेना देकर अपनी ताकत को पहले ही कम कर लिया था। अब उसमें प्रताप के राज्य पर हमला करने की हिम्मत नहीं थी। वो अपनी बेवकूफ़ी और बिना वजह की जिद पर बहुत ही पछता रहा था। दूसरी तरफ घनश्याम जादूगर से खुश होकर हीरालाल दरबारी ने अपनी जादू की छड़ी उसे उपहार के रूप में दे दी और प्रताप ने घनश्याम जादूगर को एक रियासत इनाम में दे दी। हीरालाल को प्रताप ने अपना मंत्री बना लिया और वे सभी एक सुख की जिंदगी बिताने लगे। इधर राजा प्रभाकर अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाता रह गया, लेकिन पत्थर की राजकुमारी को उसने हमेशा अपने महल में रखा। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। साथ ही साथ अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।